बच्चों आज हम स्थिर विद्युतिकी में विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने आवेश के बारे में बात की है और आवेश के मात्रक के बारे में, आवेश की परिभाषा, एक कूलाम आवेश की परिभाषा भी हमने जान ली है। इसके बाद हम बात करते हैं मूल आवेश की। मूल आवेश यानी फंडामेंटल चार्ज। मूल आवेश क्या है? बच्चों, आपको पता ही है, हर राशि को मापने के लिए एक मात्रक होता है, एक मानक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। तो इसी तरह से हमें प्रकृति ने आवेश को मापने के लिए एक छोटी सी यूनिट, एक सबसे छोटी यूनिट, जिसको हम उसका मात्रक भी या उसका मानक कहते हैं, वो हमें प्रदान की है, जिसे हम कहते हैं मूल आवेश। बच्चों, किसी भी वस्तु पर जितना चार्ज हो सकता है, किसी भी आवेशित वस्तु पर जो चार्ज होता है, किसी कण पर जितना भी आवेश होता है, वो एक क्वांटिटी का पूर्ण गुणज होता है। उसी छोटी क्वांटिटी को हम मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश की परिभाषा है कि वह न्यूनतम आवेश जो किसी एक आवेशित कण पर हो सकता है, उसे मूल आवेश कहते हैं और इसे हम स्मॉल e से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी कण पर जो आवेश होता है वो इसी मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। एक मूल आवेश में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। यानी यह जो मात्रा है आवेश की, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम जो मात्रा है आवेश की, इसे हम मूल आवेश कहते हैं। यही मूल आवेश या फंडामेंटल चार्ज कहलाता है। किसी भी कण पर जो आवेश होते हैं वो हमेशा इसी क्वांटिटी के 1.6 × 10⁻⁻19 के पूर्ण गुणज होते हैं। अर्थात किसी भी वस्तु पर या तो 1e या 2e या 3e, इसी प्रकार अगर हम अन्य संख्याओं की बात करें तो लगभग ne, जिसको हम कहेंगे, जहाँ पर n की वैल्यू हमेशा एक पूर्णांक होगी, हमेशा एक इंटीजर होगी, इतना आवेश किसी भी वस्तु पर पॉसिबल है। ये पॉसिबल चार्जेस हैं किसी भी वस्तु पर, किसी भी कण पर। बच्चों, कभी भी किसी कण पर 1.5e या 3.4e या 2.5e ये सब चार्जेस नहीं हो सकते। ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब हम इस आवेश का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का और भाग नहीं कर सकते हैं। ये एक अविभाज्य राशि है, जिसको हम मूल आवेश इसीलिए कहते हैं क्योंकि इससे कम चार्ज संभव नहीं है। अगर हम 1.5e की बात करें तो 0.5e होना पड़ेगा, और 0.5e जो है ये पॉसिबल नहीं है। इतना चार्ज प्रकृति में, नेचर में पॉसिबल नहीं है। ये चार्ज किसी भी वस्तु पर हो नहीं सकता है। अब चूंकि हम किसी भी आवेशित वस्तु पर केवल E के पूर्ण गुणज ही, इतने ही चार्जेस हम अज्यूम कर सकते हैं, यानी किसी भी कण पर जो पॉसिबल चार्जेस हैं वो E के ही पूर्ण गुणज या होल मल्टीपल्स होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि चार्ज का क्वांटाइजेशन होता है। चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड यानी कि इसका चार्ज का, आवेश का क्वांटीकरण की एक सबसे छोटा कण चार्ज का संभव है जो कि उस मूल आवेश के बराबर होगा, और ये मूल आवेश है E। तो चार्ज को हम क्वांटाइज कर सकते हैं एक छोटे से कण के रूप में, जिसका आवेश होता है स्मॉल e।
मूल आवेश E को अब और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसे ही हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी कि आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अर्थात विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसी गुण को हम आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। और इस आधार पर हम एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि हम किसी कण पर अगर Q आवेश ले रहे हैं तो वो Q आवेश जो है वो N इंटू E के गुणनफल के बराबर होगा, जहाँ पर N क्या है, एक नंबर है। N हमेशा एक पूर्णांक होगा और E मूल आवेश, Q जो है वो कण पर आवेश है। तो अगर हम एक कूलाम आवेश की बात करें कि अगर हमने किसी कण पर एक कूलाम आवेश दिया हुआ है तो उस पर कितने मूल आवेश होंगे, या मूल आवेशों की संख्या, या सिंपली कहें कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्योंकि ये जो आवेश है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो अगर हम ये निकालना चाहें तो Q की वैल्यू 1 कूलाम है और E की वैल्यू हमें पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और अगर हम N की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो Q अपॉन E जो कि 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 या 1 इंटू 10⁻19 अपॉन 1.6, जिसको हम भाग करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 आएंगे, यानी कि नंबर ऑफ फंडामेंटल चार्जेस या कह लें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम किसी कण को एक कूलाम आवेश देते हैं तो उस कण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 6.25 इंटू 10⁻18। आवेश के बाद हम बात करेंगे कूलाम के नियम की, कूलाम्स लॉ। कूलाम का नियम भी आवेशों का ही नियम है। कूलाम का नियम, इसमें हम ये बात करते हैं कि यदि दो आवेश कुछ दूरी पर रखे हुए हों तो उन आवेशों के बीच में लगने वाला विद्युत बल हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो यदि कूलाम के नियम में अगर हम दो चार्जेस ले लें, जो कि एक चार्जेस है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, और दोनों चार्जेस के बीच की दूरी है स्मॉल r। दूरी यहाँ पर मीटर में है, दूरी मीटर में है। तो अगर हम बात करें कि इन आवेशों के बीच कितना वैद्युत बल लगेगा, क्योंकि दो आवेश हैं और दोनों ही आवेशों के बीच हम जानते हैं कि जब भी वस्तुएं आवेशित होती हैं तो वो वैद्युत बल लगाती हैं एक दूसरे के ऊपर। तो इस वजह से अगर हम दो आवेश स्पेस में रखे हुए हैं और इनके बीच की दूरी r है तो दोनों के बीच जो लगने वाला बल होता है F, वैद्युत बल, वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी बात कि यह बल जो है वो उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है। और अगर हम इन दोनों बातों को मिला दें तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r², और F इज इक्वल्स टू, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है K Q1 Q2 अपॉन r², और K का मान जब हम कुछ प्रयोग वैज्ञानिकों ने किए और उसके आधार पर K का मान देखा गया तो वो आया 1/4πε0 के बराबर, जिसकी वैल्यू संख्यात्मक रूप में होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो हमें सूत्र मिल गया F बराबर 1/4πε0 Q1
Q2/r²। और यही फॉर्मूला है कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम वैद्युत बल को प्राप्त करने के लिए। किन्हीं दो आवेशों के बीच वैद्युत बल को प्राप्त करने का कूलाम का नियम है। और ये नियम तभी लागू होता है जबकि ये दोनों आवेश जो हैं वो स्पेस में रखे हों, क्योंकि ये एप्सिलॉन नॉट जो है, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ स्पेस, परमिटिविटी ऑफ स्पेस है। और अगर हम इन दोनों आवेशों को Q1 और Q2 को किसी अन्य माध्यम में रखें तो उस माध्यम के लिए एप्सिलॉन नॉट का मान चेंज हो करके एप्सिलॉन हो जाता है, जो कि K इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, जहाँ एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, उस माध्यम की विद्युतशीलता है। और इसको हम हिंदी में भी बता दें कि निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं इसको, निर्वात की विद्युतशीलता। और ये है माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन, माध्यम की विद्युतशीलता। और K है माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, इसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम K। हमने एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के बीच का संबंध भी बता दिया कि कोई भी किसी भी माध्यम का जो एप्सिलॉन है, जो परमिटिविटी है, वो उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और स्पेस की परमिटिविटी के गुणनफल के बराबर होता है। और स्पेस की परमिटिविटी की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, वैज्ञानिकों ने कुछ प्रयोगों के आधार पर निकाला है, या हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से, कि अगर हम इसको इस फॉर्मूले से ही निकाल लें कि यदि हम Q1 और Q2 दो बराबर आवेश लें 1 कूलाम के, और दोनों के बीच की जो दूरी है R, उसको हम अगर 1 मीटर रखें तो हमें F की वैल्यू पता हो जाएगी। F इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ इंटू 1 इंटू 1/1 का स्क्वायर। तो बल जो है वो 9 गुणे 10⁹ न्यूटन आ जाएगा। और हम परमिटिविटी जब निकालते हैं तो हम ये जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालने के लिए 9 इंटू 10⁹ में गुणा करना पड़ेगा 4 पाई, सॉरी ये 1/एप्सिलॉन नॉट है। तो एप्सिलॉन नॉट जब हम करेंगे तो ये 1/9 इंटू 10⁹ इंटू 4 इंटू पाई। पाई की वैल्यू सभी लोग जानते हैं, पाई इज इक्वल्स टू 3.14। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है, तो हम पाई की वैल्यू को एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को डायरेक्टली भी हम याद कर सकते हैं। ये होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका जो मात्रक है वो भी हम कूलाम के फॉर्मूले से, कूलाम के नियम के फॉर्मूले से यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि बल F को हमने न्यूटन में लिया हुआ है। यहाँ पर आप सबकी यूनिट्स देख लीजिए। F को हमने न्यूटन में लिया हुआ है, Q1 और Q2 को हमने कूलाम्स में लिया हुआ है, और R को लिया हुआ है हमने मीटर में। तो अब इन तीनों की यूनिट्स को रख करके यहाँ से हम एप्सिलॉन की यूनिट को भी निकाल सकते हैं और एप्सिलॉन की वैल्यू को भी यहाँ से कैलकुलेट करके
निकाल सकते हैं। तो एप्सिलॉन की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब जब हमने बात की थी कि हम Q1 और Q2 को किसी माध्यम में रख दें, तो जब हम किसी कोई और वायु या स्पेस के अलावा कोई और मीडियम की बात करते हैं, तो उस मीडियम के लिए मैं Q1 और Q2 हो तो, है ना, किसी मीडियम में रखे हों तो क्या होता है, F की वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। हम डायरेक्टली यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह पर हम एप्सिलॉन नॉट के भी रख सकते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको पता है और के परावैद्युतांक पता है। तो Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जब Q1 और Q2 जब किसी माध्यम में रखे हुए हों तब उसके लिए फॉर्मूला है। यहाँ के लिए एक बात और आवश्यक है कि ये जो के की बात हम कर रहे हैं, के जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई विमा या यूनिट नहीं होती है। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जिसको हम परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इसके बारे में हम आगे जब डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ेंगे तब उसमें बात करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए के की कोई यूनिट नहीं होती है। उसके बाद अब ये भी बात डिस्कस कर लें कि F किन किन बातों पर निर्भर करता है, यानी किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, वैद्युत बल, अगर हम आवेशों की मात्रा बढ़ा दें तो बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम देखें कि F जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2, दोनों के गुणनफल के समानुपाती है। समानुपाती का अर्थ यही है कि अगर हम Q1 या Q2 में से किसी एक की वैल्यू बढ़ा दें या दोनों की वैल्यू बढ़ा दें तो वैद्युत बल बढ़ जाएगा। दूसरी बात आती है कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², चूंकि ये R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और वो भी सिर्फ R के नहीं बल्कि R² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए R को हम जैसे थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं तो बल बहुत अधिक मात्रा में घट जाता है। इसकी यही सिग्निफिकेंस है कि F जो है वो R के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो दोनों आवेशों के बीच अगर हम दूरी को थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो बल बहुत अधिक मात्रा में घट जाएगा।